हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर वंदना राजपूत। आज आपका मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल पे स्वागत है। पहले तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सॉरी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप वीडियो बनाइए, बट मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है ड्यू टू बिजी शेड्यूल। सो आज का मेरा टॉपिक है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन बी कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है। ठीक है, उसके बाद हमारा B12 है। B12 को हम साइनो ग्लोबुलामाइन भी बोलते हैं। तो बेसिकली पहले जानते हैं कि कितना नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए विटामिन B12 की। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज 211 से लेके 911 हमारे बॉडी में इतना विटामिन होना चाहिए, विटामिन B12। अच्छा, अगर किसी को अनीमिया है तो देयर इज़ चांसेस कि उसको B12 डेफिशिएंसी हो। बट अगर किसी को अनीमिया नहीं है, ठीक है, उसका HB नॉर्मल है, बट देयर इज़ ऑल्सो चांसेस कि उसका B12 कम हो। सो मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट को जैसे थकान हुई या कुछ होता है तो फिर वो जाता है अपना डेफिशिएंसी का चेक करवाता है, और उसके बाद में पता चलता है कि मुझे अनीमिया तो नहीं है, बट उसको क्योंकि उसको B12 चेक नहीं कराया होता है तो उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं और उसे लगता है भाई सब नॉर्मल है, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा थकान क्यों हो रही है, मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। अच्छा, तो B12 हमें चेक करवाना है, सिर्फ HB से हम नहीं गेस कर सकते। पहले जानते हैं कि B12 बेसिकली हमारी बॉडी में काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली B12 का फंक्शन ये है कि वो आपके RBC को बनाता है, आपकी बॉडी में RBC और प्लेटलेट बनाता है, पहले फंक्शन। दूसरा फंक्शन उसका वो है कि हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, तो वो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम का पूरा जो माइलिन शीथ होता है उसमें उसका फंक्शन है, उसका मेंटेनेंस करना उसका फंक्शन है। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब तुम्हारे नर्वस सिस्टम के सारे सिम्टम्स जो भी आते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का एक सिम्टम है डिप्रेशन, डिमेंशिया मतलब भूल जाना। लोग ज़्यादातर डिप्रेस रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स में मिलता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है फीमेल। तो वो सारे जो से सिम्टम्स होते हैं वो आपके B12 डेफिशिएंसी के एक कारण हो सकते हैं कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हो। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है। तो इसीलिए इंटीग्रिटी मेंटेन करता है नर्वस सिस्टम की। इसलिए जो अगर आपका B12 कम आएगा तो आपके जो सारे सिम्टम्स होंगे वो सारे सिम्टम्स आपके इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि B12 डेफिशिएंसी के फंक्शन तो हमने देख लिया। अब स्टोरेज कहाँ होता है? आपके लिवर में B12 का स्टोरेज होता है, और जो आपके लिवर में जो स्टोरेज होता है B12 का, वो इनफ है आपको 3 इयर्स तक B12 प्रोवाइड करने के। यस, 3 इयर्स मतलब 3 साल तक अगर आप B12 नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में सडनली B12 कम नहीं होगा। इट टेक्स 3 इयर्स तक आपका लिवर आपकी बॉडी को B12 प्रोवाइड करता रहेगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपकी बॉडी में जो स्टोरेज सिस्टम जो लिवर में स्टोर होता है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, तो फिर वो स्टोरेज ख़त्म हो गया है, आप एक्स्ट्रा B12 नहीं ले रहे हो अपने डाइट में वगैरह में, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। हम कॉजेज़ बाद में देखते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं B12 डेफिशिएंसी के। तो अगर स्टोरेज में प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछना डॉक्टर से गलत है कि कितने टाइम तक ठीक होगा, क्योंकि डू यू अंडरस्टैंड 3 साल का स्टोरेज, और वो अगर ख़त्म हुआ है, और हमारे पास पेशेंट कब आया है? मोस्टली 3.5 साल के बाद या चौथे साल में, तो फिर कहना मुश्किल है कि कितना टाइम लग सकता है, 6 मंथ्स 1 ईयर। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं कॉजेज़ पे कि अच्छा, कॉजेज़ से पहले मैं आपके पास आना पाऊँगी कि कहाँ पे हमको B12 कहाँ मिलेगा। तो बेसिकली आपको B12 मिलता है आपके डाइट में कहाँ पे मिलेगा? नॉन वेजिटेरियन डाइट, आपकी जो ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, दही में बहुत B12 होता है फ्रेंड्स। दही में B12 बहुत ज़्यादा होता है, दही बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो बाकी आप नॉन वेज कोई भी डाइट खाइए। ऐसा नहीं कि आपको प्योर हार्डकोर नॉन वेज ही खाना है, आप एग्स भी खा सकते हैं। एग्स में भी आपको अच्छा खासा B12 मिलता है। वेजिटेबल्स में B12 नहीं होता। इस वेजिटेबल्स में B12 नहीं होता, तो ये सोचना कि नहीं खाली वेजिटेरियन डाइट खाने से B12 आ जाएगा, तो ये गलत है। अच्छा, अभी देन आई विल गो टू फर्दर कि और क्या क्या आप कर सकते हैं अपने B12 को बढ़ाने के लिए।
कि एक तो आप वेजिटेरियन डाइट, अच्छा कॉजेस पे चलते हैं। कॉजेस से आपको पता चलेगा। कॉजेस में मेन कॉजेस क्या होते हैं कि आपका सपोज एक होता है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन यानी आप B12 ले रहे हैं डाइट में, पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। देयर इज़ अ डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कहीं पे डिफेक्ट है, ले रहे हैं पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। दूसरा है कि आप ले ही नहीं पा रहे हैं, या ले रहे हैं पर आपकी बॉडी उस हिसाब से नहीं है कि मतलब आप ले पाएँ, ऐसा भी होता है। वो मैं आपको कॉजेस बताऊंगी बाद में। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट में कहीं पे प्रॉब्लम है, मतलब आप ले रहे हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी पूरा अच्छे से कर रही है, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम ऑफ डेफिशिएंसी। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि बेसिकली माल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। माल एब्जॉर्प्शन में फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो ऐसे पेशेंट्स में, जैसे गैस्ट्राइटिस वाला, एसिडिटी वाला, ऐसे पेशेंट्स में B12 का डेफिशिएंसी मिलता है। ठीक है, और दो चीज़ है, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी वगैरह की, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों चीज़ें इंटरलिंक। दूसरा आपको गैस्ट्राइटिस है। दूसरा, अगर बहुत सारे लोग गैस्ट्राइटिस में बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे मेडिसिन्स यानी कि हमारी एलोपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, जैसे कि जिसको हम PPI ग्रुप बोलते हैं। PPI ग्रुप यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ऐसा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मतलब पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओस्मोप्राजोल, ये सब जो प्राजोल वाली जो सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पेंटॉप खाते हैं, पेंटॉप खा लो, एसिडिटी हुआ पेंटॉप खा लो। तो बेसिकली ये सब मेडिसिन भी आपकी बहुत ख़राब एक्ट करती है आपकी बॉडी पे। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म से अगर PPI ले रहा है तो उसका बहुत ख़राब असर होता है। दूसरा होता है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर यानी आपकी एसिडिटी के टाइम पे, जैसे कुछ लोग रेंटिडिन लेते हैं, रेंटेक लेते हैं, रेंटेक में जो कंटेंट है वो रेंटिडिन है, तो रेंटिडिन की वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका रेंटेक। दूसरा फेनोफ्डिन, ये सब जो मेडिसिन आती है जो मोस्टली एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आती है वो। अच्छा, तीसरा फ्रेंड्स प्रॉब्लम है माल एब्जॉर्प्शन में आपको कोई डिजीज़ है। डिजीज़ यानी जो कि आपके एक हो गया स्टमक से रिलेटेड डिजीज़, स्टमक में आपका गैस्ट्राइटिस आ गया। दूसरा आपका डिजीज़ आया ये आपका इलियम में डिजीज़ है, इलियोसिकल डिजीज़ है। इलियोसिकल डिजीज़ में जो बहुत फेमस डिजीज़ है उसका नाम है क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ ये हमें मोस्टली डे टू डे प्रैक्टिस में या इवन हॉस्पिटल्स में भी क्रॉन्स डिजीज़ मिलता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तीसरा फ्रेंड्स प्रॉब्लम है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ B12 की डेफिशिएंसी कर सकता है, यस। दूसरा, आप इंसुलिन पे हैं, डायबिटीज़ है, मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। मेटफॉर्मिन 20 to 30% ऑफ पेशेंट्स में B12 डेफिशिएंसी करता है। मेटफॉर्मिन कौन से स्टेज पे खा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सालों से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आपका डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ है तब आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके पेनक्रियाज में से निचोड़ने का काम कर रहा है। सल्फोन्यूरियाज, मेटफॉर्मिन, ये सब निचोड़ने का काम करते हैं, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में इट्स फाइन। बट अब आगे भी अगर कुछ लोग 20 साल पुराना है तो भी मेटफॉर्मिन लिए जा रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन हैविंग नो यूज़। तो पहले तो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए कि जब आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसका कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपको ये माल एब्जॉर्प्शन वाला सब सिनेरियो हो गया। दूसरा आया आपका इसमें इनएडुकेट इनटेक में प्रॉब्लम। इनएडुकेट इनटेक में प्रॉब्लम यानी कि कुछ एक पेशेंट वेजिटेरियन है, हार्डकोर वेजिटेरियंस हैं, हम नहीं खाएंगे नॉनवेज चाहे जो हो जाए वो, ठीक है। अभी तो वेगन का सिस्टम निकला है, वेगन वाले जो, ठीक है, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप डाइटरी प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी आपका मिल्क आ गया, आपका कर्ड आ गया, कुछ मैंने जैसे वेगन्स बताया, तो वेगन्स में क्या होता है कि वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ आ सकते हैं B12 वाले। देन B12 का प्रॉब्लम आता है आपका कुछ लोग बोलते हैं सोयाबीन में B12 मिल जाएगा, नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स लुक लाइक मीट दैट डजंट मीन कि इट इज़ मीट। सो सोयाबीन से B12 नहीं मिलता। देन कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, देन मैंने आपको बताया कि आपको नॉन वेज वाले फूड में, हाँ, कुछ में क्या होता है कि एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब डाइट वगैरह सब प्रॉपर है पर एज बहुत ज़्यादा है। सपोज द पेशेंट इज़ ऑफ 60 years ऑफ एज, तो उसका एब्जॉर्प्शन वैसे भी वीक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एजनिंग प्रोसेस होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा डाइट
मतलब हम जो खाएंगे वो उतना हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इट्स फाइन, वो ऐसा होता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है आपका एल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, भी अल्कोहल का ट्रेंड है सैटरडे की वजह से जैसे प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से एक्चुअली अल्कोहल या यू अंडरस्टैंडिंग कि वो लिवर में जा रहा है एंड उसकी वजह से B12 का ब्रेकडाउन हो रहा है। और B12 की मतलब जो स्पेशली वो पेशेंट्स नहीं जो कभी कभार अल्कोहल पीते हैं, बट जो क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं उन पेशेंट्स में B12 का डेफिशिएंसी होता है। अच्छा, देन देर इज़ मैंने बोला था देर इज़ अ डिफेक्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सब कुछ बराबर है पर ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्ट यानी ट्रांससाइनोकोबालामाइन डेफिशिएंसी 2, इसकी वजह से भी B12 डेफिशिएंसी। अच्छा, अब सिम्टम्स पे आते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स कैसे आएंगे। तो B12 का पेशेंट होगा उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, पहले तो डिप्रेशन होगा, डिमेंशिया होगा, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भूल जाएगा। एल्डरली एज में भी आपने देखा होगा कि जो एजेड होते हैं, काकी मासी जो एकदम एजेड होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। देन बहुत ज़्यादा एज हो गया, बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट हो गया, फिर उसको भूलने की बीमारी है। अच्छा, ये नहीं है कि मतलब ये, हाँ, इन्फेक्शंस भी एक कॉज होता है। अगर पेट में किसी को इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, छोटे बच्चों में टाइप 1 इन्फेक्शन यानी वो होते हैं ना पेट में कीड़े हो गए हैं, ऐसे कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से टाइप 1 इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, सिम्टम्स में फ्रेंड्स ये आएगा कि सिम्टम्स यानी कौन से सिम्टम्स जैसे जिसके लिए हमें वरीड होना चाहिए। एक तो है आपका भूलने का बीमारी, पागलपन जैसे सिम्टम्स आएंगे। दूसरा कि कुछ एक पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको अलग अलग सेंसेशन होते हैं पाँव में, जैसे जब वो सोने जाते हैं तो पाँव में झंझनाहट हो रही है, या ऐसा लग रहा है कोई पिन चुभ हो रहा है, या ऐसे लग रहा है कि कुछ रेंग रहा है मेरे पाँव पे, तो इस तरीके के सिम्टम। देन कुछ एक पेशेंट का पाँव सुन्न हो जाता है, एकदम नमनेस आ जाती है, ऐसा लगता है पैरालिसिस हो जाएगा, तो नमनेस वाले सब सिम्टम, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत प्रॉब्लम होती है नमनेस की, ये सब, तो वैसे सिम्टम्स आएंगे। देन यू हैव टू वरीड अबाउट B12 डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक ट्रीटमेंट पहले देखते हैं। सो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शंस मतलब अगर आपका B12 100 से कम है तो 1000 PG के इंजेक्शंस आते हैं, 1000 PG में पर ml, ठीक है। उसमें आपको ऐसा होता है कि एवरी डे एक इंजेक्शन लगाना है IM, देन फॉलोड बाय अ वीक, मतलब वीक में एक बार लगाना है, फिर उसके बाद आता है कि मंथ में एक बार लगाना है, फिर 6 महीने में एक बार लगाना है। इस तरीके से मतलब इंजेक्शंस का डोसेज है। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं कि मंथ और वीक, एक वीक में अगर 2 वीक में ठीक हो जाता है तो बाद में दे विल टेक यू इन द मेडिकेशंस ऑल्सो। 200 to 250 mg की जो मेडिकेशंस आती है B12 वाली, उसके साथ फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं, उसके साथ हो जाता है। अच्छा, देन अब चलते हैं एलोपैथिक हो गया। अब चलते हैं होम्योपैथिक पार्ट में। होम्योपैथिक पार्ट में फ्रेंड्स ऐसा है कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जितना हो सके उतना कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दे, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो कि उसकी पूरी बॉडी पे सूट करे, हेड टू टो, अगर ऐसा है तो। अच्छा, देन वी विल गो टू द सिम्टम्स ऑल्सो, जैसे कि सिम्टम्स अगर झंझनाहट वगैरह का है तो प्लम्बम मेट इज़ वेरी गुड मेडिसिन। सिम्टम्स में प्लम्बम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है, फेरम फोर्स अच्छी मेडिसिन है, फेरम मेट अच्छी मेडिसिन है। फेरम मेट समझ रहे हो ना, मतलब ये तो फेरम में कंटेंट आता है, फेरस मतलब आयरन वाला कंटेंट आता है, तो उसकी वजह से हम दे सकते हैं। दूसरा जितना हो सके मैं फिर से बोलूँगी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन इसमें बेस्ट रहती है। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है या पेशेंट बहुत ज़्यादा वरीड है कि मुझे जल्दी ठीक होना है और कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे ही साइड बाय मेडिसिन भी या इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के साथ थोड़ा बायोकेमिक में हम दे सकते हैं। स्लीप का प्रॉब्लम है पेशेंट को, झंझनाहट वगैरह की वजह से स्लीप नहीं आ रही, तो उसकी वजह से हमारे जो मदर टिंचर्स आते हैं वो दे सकते हैं। अल्फ़ा टॉनिक बहुत अच्छा है इसमें देना। SBL का जो आता है अल्फ़ा, नॉट ओनली SBL बट और भी दूसरी कंपनीज़ भी हैं जो अल्फ़ा टॉनिक बनाती हैं, जैसे इसमें मैं LDD का यूज़ करती हूँ, SBL है, LDD है, फिर ये एडविन का भी आता है, तो आप उसका ले सकते हैं। बट अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आई होप यू लाइक माई टॉपिक। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक अगर कौन सा चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक